हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अनिल कुमार, आपका हिंदी शिक्षक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं विजय सूत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों, आज का हम अपना विजेता सेक्शनल टेस्ट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न आता है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और अववट भाषा। तो हमारा ए ऑप्शन है संस्कृत। संस्कृत नहीं है। बी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों प्राकृत। प्राकृत भी नहीं है। सी ऑप्शन दिया गया है हमारा अपभ्रंश। तो अपभ्रंश हमारा सही आंसर हो जाएगा। संस्कृत भाषा से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी, जो कि हमारी आधुनिक हिंदी के नाम से जानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न आता है, भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों। 18, 22, 25, 30। तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 भाषाएं। सी भी गलत है और डी भी गलत है। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार हमारे संविधान में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन से 2 वर्ण अयोगवा कहलाते हैं? अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अयोगवा होते क्या हैं। वे वर्ण जो स्वरों के बाद उच्चारित किए जाते हैं या जिनका उच्चारण स्वरों के बाद किया जाता है और व्यंजनों से पहले किया जाता है, उन्हें अयोगवा कहते हैं। हमारे हिंदी में 2 अयोगवा होते हैं दोस्तों। तो चलिए, हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए आ, ये हमारे स्वर होते हैं। आ और अह ये भी नहीं है। सिर्फ इनमें से हमारा अह हो जाएगा, लेकिन आ नहीं है। सी ऑप्शन हमारा अंग और अह, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। और डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारे अ और अह हमारे अयोगवा होते हैं। हमारा चौथा प्रश्न आता है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में क्ष और त्र को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं, अयोगवा कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। तो जो हमारे क्ष और त्र है, ये दोनों हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों। हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? ए आई ओ औ हमारे 4 संयुक्त स्वर होते हैं। अयोगवा होते हैं हमारे अंग और अह।
और अनुस्वार बिंदु होता है हमारा, और जो चंद्र बिंदु होता है वो हमारा अनुनासिक होता है। अनुस्वार किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण नाक से होता है। और अनुनासिक किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है, उसे अनुनासिक कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा 5वां प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अब हमारा यहाँ पर तत्सम शब्द क्या होता है दोस्तों? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, जो बिना किसी बदलाव के हिंदी में आ गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: हाथ, हस्त, हथेली, हथौड़ा। हाथ हमारा तद्भव शब्द है, हथेली भी हमारा तद्भव शब्द है, और हथौड़ा भी हमारा तद्भव शब्द है। तो हमारा बी ऑप्शन बचता है दोस्तों, ये हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। और ये तीनों हमारे तद्भव हो जाएंगे। तद्भव, ये हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, तत्सम। हमारा 6वां प्रश्न आता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव क्या होता है? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के तो प्रयुक्त होते हैं, उनको तो कहा जाता है तत्सम। लेकिन जो बिगड़ कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनको कहा जाता है तद्भव दोस्तों। जो हिंदी में बिगड़ कर प्रयुक्त होते हैं, जो परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, उनको तद्भव कहा जाता है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है दोस्तों: अग्नि, आग, अनल, अग्निशामक। अग्नि, अनल और अग्निशामक, ये तो हो जाएंगे हमारे तत्सम शब्द। ये तीनों हमारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। और दोस्तों हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, बी, आग। आग हमारा तद्भव हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा 7वां प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वैकुंठ का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा गया कि पर्यायवाची नहीं है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों: देवलोक, परलोक, चंद्र और दिव। तो हमारा देवलोक नहीं होगा, परलोक भी नहीं होगा और दिव भी नहीं होगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, सी, चंद्र। तो ये वैकुंठ का पर्यायवाची नहीं है। देवलोक देवताओं का लोक, परलोक मृत्यु के बाद का लोक, और दिवलोक दिव्य लोक। 8वां प्रश्न आता है दोस्तों हमारा, उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या है? अकृष्ट होता है, निकृष्ट होता है, उत्तम होता है, मध्यम होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। अकृष्ट, अकृष्ट का होता है कृष्ट। अकृष्ट का अर्थ होता है बिना जोती हुई भूमि, और कृष्ट का अर्थ होता है जोती हुई भूमि। निकृष्ट का होता है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट और उत्तम का होता है अधम।
और मध्यम का जो विलोम होता है दोस्तों, वो संदर्भ के अनुसार प्रयोग किया जाता है। मध्यम का तीव्र या उच्च होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा 9वां प्रश्न आता है। अपवाद शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है? निंदा होता है, कलंक होता है, नियम के विरुद्ध होता है, या सभी? अपवाद शब्द का अनेकार्थी निंदा भी होता है, कलंक भी होता है और नियम के विरुद्ध भी होता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सभी। तो चलिए दोस्तों, हमारा 10वां प्रश्न आता है। जो दूसरों के दोष देखता है के लिए एक शब्द क्या है? हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। दोषी, दोषदर्शी, निर्दोष, गुणी। तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोषदर्शी। दोषदर्शी क्या होता है? जो दूसरों के दोष देखता है। और दोषी कौन होता है? अपराधी, जो कोई गलत काम करता है। निर्दोष, जिसने कोई गलत काम नहीं किया है लेकिन फिर भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, वो निर्दोष होता है। यानी जिसने कोई गलती की ही नहीं है, वो निर्दोष होता है। और गुणी, जिसमें अच्छे गुण होते हैं, जैसे अच्छा, बुद्धिमान, वीर, तो ये हमारे गुण होते हैं। उसमें क्या वीरता का गुण है, उसमें अच्छाई का गुण है, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो वो गुण होते हैं हमारे। आगे 11वां प्रश्न आता है दोस्तों हमारा। कनक शब्द के भिन्न अर्थ क्या है? ए ऑप्शन हमारा सोना, गेहूं, चांदी, तांबा, लोक। ये लोक नहीं है दोस्तों, ये यहाँ पर थोड़ा त्रुटिपूर्ण है। तो ये है हमारा लोहा। लोहा, तो ये लोहा है। लोहा, पत्थर, मिट्टी, पानी। तो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सोना, गेहूं। हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और डी भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। आगे हमारा 12वां प्रश्न आता है दोस्तों। निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि है। अब इस वाक्य में त्रुटि बतानी है कि क्या त्रुटि है इस वाक्य में। मैंने वह पुस्तक पढ़ा है। पढ़ा है हमारा पुल्लिंग में है दोस्तों, तो इसका मतलब इसमें लिंग की त्रुटि है। लिंग, क्योंकि पुस्तक हमारा जो शब्द है स्त्रीलिंग में दिया गया है, तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही होनी चाहिए। तो मैंने वह पुस्तक पढ़ी है। बी ऑप्शन है मैंने उस पुस्तक को पढ़ा है। मैंने वह पुस्तक पढ़ लिया है। मैंने वह पुस्तक पढ़ चुका हूं। तो यहाँ लिंग की त्रुटि देखनी है हमें, किस वाक्य में लिंग की त्रुटि है। तो हमारा बी ऑप्शन दिया गया, इसमें भी लिंग की त्रुटि है, सी में भी और डी में भी। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मैंने वह पुस्तक पढ़ ली है। पुस्तक भी हमारा स्त्रीलिंग में है और
पढ़ी क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग में है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा 13वां प्रश्न आता है। निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि है। अब इसमें भी त्रुटि बतानी है। मेरा भाई कल आ रहा है। शुद्ध वाक्य क्या है? मेरा भाई कल आएगा, मेरा भाई कल आ जाएगा, मेरा भाई कल आ रहा होगा, मेरा भाई कल आ रहा था। अब दोस्तों, इस वाक्य में हमारी काल संबंधी त्रुटि है। काल, हमारा वाक्य है मेरा भाई कल आ रहा है, इसको शुद्ध करना है मेरा भाई कल आएगा। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन है हमारा दोस्तों, मेरा भाई कल आ जाएगा, गलत है ये। मेरा भाई कल आ रहा होगा, आ रहा होगा, होगा एक संदेह होता है। मेरा भाई कल आ रहा था, आ रहा था, और रहा था किस में आता है? हमारा भूतकाल में आता है। तो इसमें काल संबंधी त्रुटि है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा 14वां प्रश्न आता है। लिंग के आधार पर सम्राट का स्त्रीलिंग रूप क्या है? हमारे पास यहां पर 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला आता है साम्राज्य, दूसरा है साम्राज्ञी, और तीसरा है सामर्गी, और चौथा है डी हमारा सामग्री। हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों हमारा साम्राज्ञी। सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और डी भी हमारा गलत हो जाएगा। सामग्री कोई वस्तु होता है दोस्तों। यह शब्द पहले ही त्रुटिपूर्ण है। साम्राज्य राज्य होता है। आगे 15वां प्रश्न आता है दोस्तों हमारा। विजय वचन के आधार पर राशि का बहुवचन रूप क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। राशिया, राशियां, राशिया, राशियां। हमारा ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा दोस्तों, बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, राशियां। क्योंकि जो भी हमारे स्त्रीलिंग शब्द है जिनके बाद ई आता है, उनमें या जोड़कर उनको बहुवचन बनाया जाता है। जैसे अलग एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। नदी, नदियां, लड़की, लड़कियां, तो चलिए दोस्तों, हमारा 16वां प्रश्न आता है। सैनिक देश की रक्षा के वास्ते, के वास्ते का अर्थ होता है दोस्तों के लिए। सीमा पर डटे हुए हैं। वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, संप्रदान कारक है, संबंध कारक है, संबोधन कारक है। तो दोस्तों, हमारा अधिकरण का क्या होता है? में पर चिन्ह होता है, में पर। संप्रदान का होता है के लिए, को,
के वास्ते और संबंध कारक का होता है हमारा का, के, की, और संबोधन कारक होता है जब हम किसी को पुकारते हैं। हे, अरे, अजी, ये हमारा संबोधन होता है। आगे हमारा 17वां प्रश्न आता है दोस्तों। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। संप्रदान कारक, अधिकरण कारक इसमें नहीं है, संबंध कारक नहीं है, संबोधन कारक नहीं है। इसमें अगर देखें दृष्टि से तो यहाँ चिन्ह दिया गया दोस्तों, लेकिन हमें ये इस वाक्य में बताना है कि हमारा कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है दोस्तों। तो 17वां प्रश्न आता है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक के बारे में पूछा गया दोस्तों। जातिवाचक होता क्या है? जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, दिल्ली, गंगा, पर्वत, राम। दिल्ली, गंगा, राम, ये तीनों हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो हमारा पर्वत है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये किसी एक पर्वत का बोध नहीं करा रहा है। यहाँ पर पर्वत में सारे ही आ जाते हैं, जितने भी दुनिया में पर्वत है सारे ही आ जाते हैं दोस्तों, इसलिए पर्वत हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा 18वां प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक भाववाचक संज्ञा है। हमारे पास दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खुशी, पानी, पेड़, शहर। खुशी हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। पेड़ और शहर, पेड़ हमारा जातिवाचक हो जाएगा। क्योंकि पेड़ से सारे ही पेड़ों का बोध होता है। शहर, शहर भी हमारा जातिवाचक हो जाएगा दोस्तों। जातिवाचक हो जाएगा। अब भाववाचक संज्ञा होती क्या है दोस्तों? भाई, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, धर्म, दशा, व्यापार, चेष्टा आदि का ज्ञान होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा की पहचान कैसे की जाती है दोस्तों, उसके लिए कुछ हमारे प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो, ता, पन,
आवट, आवट, ये हमारे प्रत्यय हैं जिससे भाववाचक संज्ञा पहचानी जाती है। इसमें हमारा आई आ जाएगा, जैसे अच्छाई, बुराई आदि। तो जब ये प्रत्यय किसी शब्द के बाद लगे मिल जाते हैं तो उसे भाववाचक संज्ञा मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्हीं से उनकी पहचान होती है। ई मान, अभिमान, बुढ़ापा, सारे ही हमारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा 19वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस सर्वनाम के 3 उपभेद भी होते हैं? निजवाचक के होते हैं, संबंधवाचक के होते हैं, पुरुषवाचक के होते हैं, अनिश्चय वाचक के होते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन है ए, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता अपने आप के लिए, स्वयं के लिए करता, वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो यहां पर निजवाचक, निज का अर्थ होता है अपना या स्वयं, अपना, अपने, स्वयं, खुद, और संबंधवाचक क्या होता है? वाक्य में जब संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। जो, तो, जिसकी, उसकी, जो बोएगा सो काटेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है दोस्तों। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों से वक्ता, श्रोता या अन्य का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के ही 3 उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु के विषय में निश्चित पता नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, जैसे कोई बाहर खड़ा है, हमें नहीं पता कि कौन खड़ा है। कुछ खाने को दीजिए, हमें नहीं पता कुछ। तो ये हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के हमारे 3 उपभेद कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष वाचक, नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक, और नंबर 3 है दोस्तों अन्य पुरुषवाचक।
तो चलिए दोस्तों, हमारा 20वां प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक संबंधवाचक सर्वनाम है? अभी बताया था दोस्तों मैंने, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। वाक्य में जब संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी उसकी, तो यहाँ पर संबंध प्रदर्शित किया गया, इसलिए हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन है दोस्तों, जो, क्या, कौन, यह। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, जो बोएगा सो काटेगा। अब ये हमारा संबंधवाचक हो जाएगा दोस्तों। संबंध वाचक, संबंधवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्नवाचक। और कौन भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्नवाचक। और यह है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में भी आता है और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आता है दोस्तों। निश्चयवाचक। अब संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में मैंने बता दिया दोस्तों। प्रश्न, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, क्या, कौन, आपको क्या चाहिए, कौन, कौन आया है, तो ये हमारे क्या है? प्रश्न कर रहे हैं हम दोस्तों, तो इसलिए ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह हमारा निश्चयवाचक में भी आता है दोस्तों। निश्चयवाचक हमारा 2 प्रकार का होता है, निकटवर्ती और दूरवर्ती। निकटवर्ती में आएगा यह, ये, और दूरवर्ती में आएगा वह, वे। तो चलिए दोस्तों, हमारा 21वां प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक गुणवाचक, गुणवाचक के बारे में बताना दोस्तों, गुणवाचक विशेषण है। बड़ा होता है, छोटा होता है, अच्छा होता है, सभी है। बड़ा भी हमारा गुणवाचक है दोस्तों, छोटा भी, अच्छा भी। इसका मतलब है डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ये हमारे तीनों गुणवाचक विशेषण होते हैं दोस्तों। बड़ा आकार के आधार पे, छोटा भी आकार के आधार पे, और अच्छा गुण के आधार पे। 22वां प्रश्न आता है दोस्तों हमारा। चौगुना संख्यावाचक विशेषण का कौन सा भेद है? चौगुना क्रम सूचक होता है, क्रम होता है लगातार, 1 2 3 4, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, ऐसे वो होता हमारा क्रम सूचक। तो ये हमारा क्रम सूचक नहीं है। गणना सूचक, गणना सूचक भी ये हमारा नहीं है। जब गणना की जाती है 2 4 5 6 7,
और आवृत्ति सूचक, आवृत्ति सूचक होता है जब गुणा का बोध होता है, जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना। तो हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, आवृत्ति सूचक। डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रत्येक सूचक क्या होता है? जब समूह में से प्रत्येक का बोध करवाया जाता है, जैसे प्रतिवर्ष, हर घड़ी, तो ये हमारे प्रत्येक सूचक में आ जाएंगे दोस्तों। प्रत्येक व्यक्ति, तो 23वां प्रश्न आता है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक आक्रामक क्रिया है? अब सबसे पहले हमें आक्रामक क्रिया के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों कि आक्रामक क्रिया क्या होती है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता, सीधा ही कर्ता पर पड़ता है, उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। आक्रामक क्रिया हमेशा ही कर्म के बिना होती है, इसका सीधा ही प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है दोस्तों। तो हमारा पढ़ना, पढ़ना हमारी क्रिया होती है सकर्मक, लिखना भी हमारी सकर्मक होती है, और देखना भी हमारी सकर्मक होती है दोस्तों। जाना, जाना क्रिया हमारी अकर्मक हो जाएगी दोस्तों, जाना। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ये 3 क्रियाएं हैं हमारी दोस्तों, ये 3 क्रियाएं हमारी सकर्मक हैं। सकर्मक कैसे? पढ़ना, कोई पुस्तक पढ़ी जाती है और सकर्मक की पहचान होती है क्या, या कि स्क्रॉल लगा के देख लो उत्तर मिल जाता है, तो हमारी सकर्मक क्रिया होती है दोस्तों। लिखना, जब हम लिखते हैं किस पर, नोटबुक पर लिखते हैं, कॉपी पर लिखते हैं, तो लिखा जाता है, तो लिखना भी हमारी क्या होती है, सकर्मक क्रिया दोस्तों। देखना, देखा क्या जाता है, जैसे हम कोई टेलीविजन देख रहा है या कोई और किसी चीज को देख रहा है, तो देखना भी हमारी सकर्मक क्रिया होती है दोस्तों। 24वां प्रश्न आता है दोस्तों, तो इसका मतलब है दोस्तों हमारा सी ऑप्शन यहाँ ठीक है, जाना क्रिया। 24वां प्रश्न आता है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा काल है? अब यहाँ काल के बारे में पूछा गया दोस्तों। काल क्या होता है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने के समय का पता चले, जब समय का पता चलता है उसी को काल कहते हैं, यानी समय को ही काल कहते हैं दोस्तों। अब हमारा वाक्य आया है, यदि तुम इसी तरह से परिश्रम करोगे तो अवश्य ही सफल हो जाओगे। यदि तो आने से इस वाक्य में हमारा हेतुमंद भविष्यत काल हो जाएगा दोस्तों। तो वर्तमान काल नहीं है, भूतकाल भी नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, और डी भी नहीं है। अब देखते हैं कि कैसे। जब भविष्यत काल में यानी आगे आने वाले समय में एक क्रिया के होने के बाद दूसरी क्रिया होती है, उसे हेतुमंद भविष्यत काल कहते हैं। यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करती है। तुम गाओ तो मैं बजाऊं, तुम गाओ तो मैं बजाऊं, तो ये हमारा कौन सा काल हो जाएगा, हेतुमंद भविष्यत काल हो जाएगा दोस्तों। यदि तुम इसी तरह से परिश्रम करोगे, अब ये एक हमारा वाक्य आ गया, तो अवश्य ही सफल हो जाओगे। अब परिश्रम करोगे पहला वाक्य है, और दूसरा वाक्य है तो अवश्य ही सफल हो जाओगे, तो ये इसके ऊपर, यानी जब ये काम होगा तो उसके बाद ये काम हो जाएगा, यानी जब आप मेहनत करोगे तो आप सफल हो जाओगे। तो इसका मतलब है ये हमारा कौन सा काल हो जाएगा दोस्तों, हेतुमंद
भविष्यकाल। इसकी ट्रिक होती है यदि तो, ये हमारा हेतुमत भविष्यकाल हो जाएगा दोस्तों। आगे 25वां प्रश्न आता है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाच्य है? मीरा द्वारा घर में सोया जा रहा था। कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या कोई नहीं? इसमें कर्तृवाच्य नहीं है दोस्तों, इसमें कर्मवाच्य भी नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें भाववाच्य है। डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा दोस्तों। द्वारा सोया जा रहा था। जब क्रिया अन्य पुरुष एक वचन में होती है और पुल्लिंग में होती है तो वह हमेशा हमारा भाववाच्य होता है दोस्तों। और इसमें क्रिया का भाव ही प्रधान है, सोना, तो इसलिए यह हमारा भाववाच्य हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा कर्तृवाच्य क्या होता है? जिसमें जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। और जो कर्मवाच्य क्या होता है? कर्मवाच्य में क्रिया होती है, लेकिन वो उसमें जाना क्रिया का भी प्रयोग करेंगे हम। जो हमारा साधारण जो वाक्य पूछा गया था, अगर चेंज करने के लिए बोला जाए तो उसमें जाना क्रिया लगा के फिर उसके साथ मुख्य क्रिया ही लगाई जाती है। तो दोस्तों ये होता है हमारा कर्मवाच्य। और भाववाच्य में न कर्ता की प्रधानता होती है न कर्म की प्रधानता होती है, बल्कि भाव प्रधान होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा 26वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनजान शब्द दिया गया दोस्तों। पहला ऑप्शन है अन, अनज, जान, अजान। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों, सी भी गलत है और डी भी गलत है, क्योंकि इनमें कोई भी हमारा उपसर्ग प्रयोग नहीं किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारा 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाई, पढ़ाई में बताना कि कौन सा प्रत्यय है। ई है, नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, आई। पढ़ प्लस आई तो हो जाएगा पढ़ाई। और सी भी गलत है और डी भी गलत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा 28वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक अव्यय है? और, बड़ा, पेड़, में। यहां पर हमारा अव्यय पूछा गया दोस्तों। अव्यय क्या होता है? अविकारी शब्द को ही अव्यय कहा जाता है। वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के कारण कभी नहीं बदलते, जो हमेशा एक रूप में रहते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। तो हमारा ए सही हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और बड़ा क्या है हमारा? पेड़ क्या है? मैं क्या है? तो अब इनमें सभी में बताना हमें क्या है। पेड़ हमारा जातिवाचक संज्ञा है, और मैं सर्वनाम है दोस्तों, और बड़ा हमारा विशेषण है।
तो यहाँ पेड़ संज्ञा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सीधा लिख दिया दोस्तों, क्योंकि पेड़ जातिवाचक संज्ञा होती है। संज्ञा का भेद होता है जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए दोस्तों, हमारा 29वां प्रश्न आता है, सम प्लस योग का संधि रूप क्या है? समयोग है? नहीं है दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। समयोग है? बी ऑप्शन भी दोस्तों गलत हो जाएगा। तो संयोग हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, और डी भी गलत हो जाएगा। डी क्यों गलत होगा? क्योंकि गय के नीचे हलंत लगाया गया है, यह त्रुटिपूर्ण हो गया। तो दोस्तों, हमारा सम प्लस योग से मिलकर संयोग बनता है। जब मैं के बाद यह रह ल वह आ जाते हैं, तो जो हमारा मैं है वो अनुस्वार हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा 30वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्द में कौन सी संधि है? पवन, पवन दिया गया शब्द, यण संधि है? नहीं है। गुण संधि है? नहीं है। वृद्धि संधि है? नहीं है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, अयादि संधि है इसमें। अब अयादि संधि कैसे है? ओ प्लस अन। जब हम किसी व्यंजन से मात्रा को हटाते हैं तो वह व्यंजन आधा रह जाता है दोस्तों। वैसे हमने ओ ले लिया और इसका ए ले लिया, तो दोनों को मिलाकर अव हो जाता है दोस्तों, प्लस हमारा अन है। तो पै, पै के बाद ए है दोस्तों, तो पै हमारा पूरा हो जाएगा, और वह के बाद भी ए है हमारा, तो ए पूरा हो जाएगा, नहीं तो पवन बन जाएगा दोस्तों। ये हमारा अयादि संधि का उदाहरण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा 31वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्द में कौन सा समास है? राजपुरुष, राजपुरुष में कौन सा समास है? तो हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास है इसमें। राजा का पुरुष, तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास है दोस्तों। संबंध तत्पुरुष समास है इसमें। बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, और डी भी गलत हो जाएगा दोस्तों। जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं दोस्तों। कर्मधारय जिसमें उपमान उपमेय विशेषण विशेषण का संबंध पाया जाता है। और द्विगु समास क्या होता है? जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। और अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है और पूरे पद को ही अव्यय बना देता है, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा 32वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्द में कौन सा समास है? अधपका, अधपका में बताना है कि कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है? नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें कर्मधारय समास है इसमें। सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। अधपका का हमारा समास विग्रह क्या बनेगा दोस्तों? आधा है जो पका है, जो आने से हमारा कर्मधारय समास होता है हमेशा ही। तो यहाँ पर हमारा है जो आया हुआ है, इसलिए ये हमारा कर्मधारय समास है दोस्तों। आधा पका। पके की क्या विशेषता बताई है? आधा।
तो आधा यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण, और पका हो जाएगा विशेष्य। तो चलिए दोस्तों, हमारा 33वां प्रश्न आता है, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? कल्पनाओं में रहना, ईर्ष्या करना, माफ करना, हिम्मत टूट जाना। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कल्पनाओं में रहना। जब हम कल्पनाएं करते रहते हैं तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। जैसे हम इसको वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं, राम तो ख्याली पुलाव पकाता रहता है लेकिन परिश्रम नहीं करता। यानी वो कल्पनाएं करता है लेकिन बगैर परिश्रम के ही सफलता चाहता है। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि मेहनत किए बगैर कुछ नहीं मिलता। ईर्ष्या करना, जब हम किसी से जलन करते हैं, ये ऑप्शन गलत है हमारा। माफ करना, जब कोई हमसे किसी से गलती हो जाती है और क्षमा याचना करता तो उसे माफ करना बोलते हैं। हिम्मत टूट जाना, जब बिल्कुल हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जब हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता कि अब हम क्या करें, तो हिम्मत टूट जाती है, तो उसको बोला जाता है, यानी धैर्य टूट जाना। तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। कोई आशा न रहना तो होता है हिम्मत टूट जाना। तो चलिए दोस्तों, हमारा 34वां प्रश्न आता है, कोवा चले हंस की चाल, अपनी चाल तो भूल ही जाइए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। दूसरों की नकल करने से अपना नुकसान होता है, दूसरों की मदद करने से फायदा होता है, दूसरों को धोखा देना आसान है, दूसरों की बात मानना जरूरी है। तो दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरों की नकल करने से अपना नुकसान होता है। बी ऑप्शन भी गलत है, सी भी गलत है दोस्तों, और डी भी गलत है। तो चलिए दोस्तों, हमारा 35वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह उपयोग किया जाना चाहिए? चांद निकला हुआ था, चांदनी छिटकी हुई थी, मैं आकाश की और निहार रहा था। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, विस्मयादि बोधक। तो दोस्तों, हमारा इसमें ए ऑप्शन भी गलत है, बी भी गलत है। तो दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्ध विराम, और डी भी गलत है दोस्तों। चांद निकला हुआ था, हमारा यहाँ अर्ध विराम लगाया गया दोस्तों। जहाँ अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुका जाता है, लेकिन पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुका जाता है। चांदनी छिटकी हुई थी, यहां पर भी हमारा अर्ध विराम है। तो यहां तक ये जो हमारा वाक्य दिया गया, इसमें अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है दोस्तों। अर्ध विराम, अर्ध विराम। तो चलिए दोस्तों, हमारा 36वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह उपयोग किया जाना चाहिए? मैं खाना खा रहा हूं, क्या तुम भी खाना खाओगे? मैं खाना खा रहा हूं के पश्चात कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? अल्प विराम का, प्रश्नवाचक चिन्ह का, पूर्ण विराम का, उद्धरण चिन्ह का।
तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों अल्प विराम का। बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा 37वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह उपयोग किया जाना चाहिए। वाह क्या सुंदर दृश्य है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों विस्मयादि बोधक चिन्ह। बी सी डी तीनों ही हमारे गलत है दोस्तों। आश्चर्य होता है तब हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हमारा 38वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित कविता में कौन सा रस है दुख की रात, है दुख की बात, है दुख की छाया, है दुख की माया। तो इस पंक्ति में हमारा कौन सा रस है दोस्तों, श्रृंगार है, करुण है, वीर है, हास्य है। तो अब यहाँ दो किसकी बात आई है दोस्तों, दुख की आई है, शोक की बात आई है, ठीक है। तो जहां पर इनकी बात होती है तो वहां हमेशा हमारा करुण रस होता है दोस्तों। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा करुण रस। ए ऑप्शन गलत है, सी गलत है दोस्तों और डी भी हमारा गलत है। तो चलिए दोस्तों हमारा 39वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित कविता में कौन सा छंद है, मातृ भू सी, मातृ भू है, अन्य से तुलना नहीं। दोहा है इसमें, चौपाई है, सोरठा है या गीतिका है। तो इसमें दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गीतिका है इसमें। दोहा में क्या होता है दोस्तों, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है और चौपाई में 16 मात्राएं होती है दोस्तों। चौपाई में 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। और सोरठा दोहा का उल्टा होता है दोस्तों, इसमें पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती है और गीतिका में 26 मात्राएं होती है, कुल 26 मात्राएं होती है। 14 और 12 पर विराम होता है, 26 मात्राएं। चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे। एक यानी इसमें हमारा दीर्घ आ लगा हुआ है, तय के नीचे री लगा हुआ तो इसका एक हो जाएगा दोस्तों। भू में ऊ लगा हुआ बड़ा तो इसकी 2 मात्रा हो जाएंगी। सी में बड़ी ई लगी है तो इसकी भी 2 मात्रा हो जाएंगी दोस्तों। और माँ में आ लगा हुआ तो इसकी भी 2 मात्राएं हो जाएंगी। और तय में री लगी हुई है तो इसकी भी 1 मात्रा हो जाएगी। और भू में बड़ा ऊ लगा हुआ है, इसकी 2 मात्रा हो जाएंगी और है की भी 2 मात्रा हो जाएंगी। अब देखते हैं दोस्तों 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12 और 2 14। अब आगे है, अगर संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन से पहले जो वर्ण होता है उसको दीर्घ माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ए को दीर्घ मान लिया जाएगा, यहाँ पर
लघु का चिन्ह है, यहाँ गुरु का, यहाँ लघु का, यहाँ गुरु का, यहाँ लघु का, यहाँ लघु का, यहाँ गुरु का, यहाँ लघु का, यहाँ गुरु का। 2 1 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12। तो 12 मात्राएं होगी ये और 14 ये हो गई, तो टोटल इसमें गीतिका में 26 मात्राएं होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा 40वां प्रश्न आता है। जो हमारा चौपाई होता है दोस्तों, उसमें 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। निम्नलिखित कविता में कौन सा अलंकार है? पानी परात को पानी, पानी में है दूध। इस पंक्ति में बताना है कि कौन सा अलंकार है दोस्तों। उपमा अलंकार है? नहीं है। रूपक अलंकार है? नहीं है। तो इसमें हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन भी हमारा गलत है दोस्तों। पानी, पानी के यहाँ अनेक अर्थ बताए गए हैं। पानी का अर्थ है जल और पानी का अर्थ है चमक। इस प्रकार इस शब्द के यानी पानी शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार प्रयोग होगा और उससे अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपके हुए होना, अर्थात जिस शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए हो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं आप सभी बच्चों से यही उम्मीद करता हूं, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया है, तो आप हमारे विजय सूत्रा के ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ रहे हैं, अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए और हमारे विजय सूत्रा का जो ऑनलाइन हमारा वहाँ पर जाकर साइट पर जाकर विजिट कीजिए और वहाँ से अपना कोर्स परचेज कीजिए, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से सुचारू रूप से चलती रहे। और विजय सूत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट अगली क्लास के लिए पुनः फिर मिलते हैं।